सुप्रभात बेटा। काव्यखंड अपना पूरा हो गया था। उसके बाद में व्याकरण के कुछ बिंदु मैंने करवा दिए हैं, अलंकार आपके मैंने करवा दिए हैं। आज अपना गद्य भाग का पहला पाठ है प्रेमचंद। इससे पहले मैंने आपका पाठ्यक्रम का वीडियो भेजा था कि आपके कौन कौन से अध्याय हैं वो उठा दिए गए हैं, उनको एक बार आप देख लेना। पहला पाठ है प्रेमचंद। सबसे पहले इनका लेखक परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ था और इनके बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन बहुत ही अभावों के अंदर बीता, यानी गरीबी में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इन्हें सरकारी नौकरी छोड़ दी और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। और 1936 ईस्वी को इस महान कथाकार का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं के अंदर सबसे पहले उनकी कहानियां हैं। तो प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं और इनकी जो प्रमुख उपन्यास हैं, उन उपन्यासों के अंदर सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान जो सबसे प्रमुख इनका उपन्यास था। और मुंशी प्रेमचंद जिनको कहानी सम्राट और उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने हंस, जागरण और माधुरी 3 जो पत्रिकाएं थी उनका संपादन किया था। कथा साहित्य के अलावा प्रेमचंद ने निबंध और अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी लिखा है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता रही है। उनकी भाषा सरल, सजीव व मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है, यानी आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ पर उनकी एक कहानी है और वह कहानी है 2 बैलों की कथा। ये इनकी एक प्रमुख कहानी है के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है कि मनुष्य और पशु, उनके अंदर भी एक मित्रता का संबंध होता है, एक भावात्मक संबंध होता है। इस कहानी में उन्होंने ये भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती है, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के आज़ादी मिलती है, जो इस कहानी के माध्यम से समझाया है। इस प्रकार परोक्ष रूप से ये कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। मूल कहानी है 2 बैलों की कथा। बहुत ही अच्छी कहानी है कि बैलों में किस प्रकार की आत्मीयता होती है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहेंगे तो उसे किसकी संज्ञा देंगे? गधे की संज्ञा देते हैं, उसे गधा कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ होता है उस इंसान को क्या बना देते हैं? गधा बना देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ होता है या उसके सीधेपन
उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे रखी है, क्योंकि या तो गधा क्या कैसा होता है, सीधा साधा होता है, किसी बात का विरोध नहीं करता, चाहे उसके ऊपर कितना ही वजन लाद दो उसको वो लेकर के चला जाएगा। शायद उसके सीधेपन के कारण ही उसको बेवकूफ़ यानी गधे की उपाधि दे रखी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। जिस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया है उस गाय के पास जाते हैं तो मारने के लिए दौड़ती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उससे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना है और नहीं देखा है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई नहीं देगी। जितना उसको आप दे दोगे उतना वह खा लेगा, नहीं दोगे तो वह पड़ा रहेगा। जितना सामान उसके ऊपर लाद लोगे वह उसको लेकर के चला जाएगा। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो कभी उसे कभी खुश होते नहीं देखा है गधे को। बैसाख यानी बैसाख जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है और गर्मी पड़ने के कारण सारी वनस्पति सूख जाती है, उस समय गधा है वो बोलने लगता है, और वो इसलिए बोलता है कि यहाँ की सारी वनस्पति को मैंने खा लिया है। इसलिए गधे को क्या कहते हैं, वैशाख नंदन भी कहते हैं। उसके चेहरे पर एक विषाद दुख स्थायी रूप से छाया हुआ रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, अंतिम सीमा। पराकाष्ठा का मतलब होता है अंतिम सीमा तक पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है कि व्यक्ति को ज़्यादा सीधापन भी नहीं दिखाना चाहिए, ज़्यादा सीधेपन में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सीधापन है वो इंसान का लक्षण नहीं है बल्कि पशु का लक्षण बताया गया है। देखिए ने भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही थी, किस प्रकार भारतवासियों पर अफ्रीका के अंदर गोरे लोग थे वो शोषण कर रहे थे। क्यों अमेरिका में उसे घुसने नहीं दिया जाता था। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ करके काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, चुप हो जाते हैं, फिर भी कैसे हैं, बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते, क्योंकि आज सभ्य कौन सा व्यक्ति है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब होता है कड़ाई से पेश आना, कठोरता से पेश आना। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों के अंदर गण्य बना दिया, गिनने योग्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। बैल भी सीधा साधा होता है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया का ताऊ होने का मतलब होता है महामूर्ख होना। बछिया का ताऊ होने का मतलब होता है बेटा महामूर्ख होना। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, इसलिए उसका स्थान गधे से नीचे होता है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। एक झूरी काची था, उसके पास 2 बैल थे, एक का नाम था हीरा और एक का नाम था मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में भी सुंदर थे, काम में चौकस रहते थे, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया, अच्छा मेल मिलाप हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ सकते हैं हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी
जिससे जीव में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट किया करते थे, क्योंकि पशु थे, बोलकर तो प्रकट कर नहीं सकते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही घोल धप्पा होने लगता है, उसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते। नांद जहाँ पर उनको चारा वगैरह डाला जाता है उस स्थान को कहते हैं नांद, और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था, दोनों साथ ही खाते थे। संयोग की बात, झूरी के एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया है, गोई को ससुराल भेज दिया उनको, तो उन्हें पता नहीं था कि हमें क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद मालिक ने हमको बेच दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक के गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। इन्हें बहुत ही उसको कष्ट झेलने पड़े। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचा करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीब को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। जैसा दाना चारा आपने हमें खिलाया है वैसा हमने खाया है। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? इस प्रकार के प्रश्न पूछते अगर भगवान उन्हें वाणी देता तो। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला, कुछ भी नहीं खाया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे, परायों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए, बिना खाए ही लेट गए दोनों। जब गांव में सोता पड़ गया, गांव के सभी लोग सो गए, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। पगहे बहुत मजबूत थे, उनके पैरों के अंदर जो बेड़े थे वो बहुत ही मजबूत थे। अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, रस्सी लटक रही थी। घुटनों तक पांव कीचड़ में भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। इन रात को अपने मालिक के घर वापस आ गए। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। स्नेह से गदगद होना, अत्यधिक प्रसन्न होना। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। उनको वह चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़े, कोई
चोकर कोई भूसी वगैरह ला करके उनको खिलाई गई। ये थोड़ा सा बेटा साफ नहीं दिख रहा है शायद। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं, इनमें बहुत समझ है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ, उत्तर देने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, अत्यधिक क्रोधित हो गई। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुई। वो अपने भाई का पक्ष ले रही है। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों है, दाना चारा न दिया होगा तो क्या करते, वहाँ से चले आए होंगे। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला करके रखते हैं। यानी व्यंग्य कर रही अपने पति के ऊपर। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते, कि अगर वहाँ पर उनको चारा मिलता, स्नेह मिलता तो ये क्यों भाग करके आते। स्त्री चिड़ी भागी इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, काम भी लेते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है इनको खाने के लिए। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे मेरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई। जो उनको चारा वगैरह डालने वाला था उसको साफ तरीके से कह दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा ही दिया जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाए। बैलों ने नान में मुँह डाला तो फीका फीका लगा, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लग गए कि शायद कुछ खाने को मिलेगा मीठा। झूरी ने मजूर से कहा, उस नौकर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते पे, कि थोड़ी सी खली वगैरह डाल देते ताकि उसके साथ ही चारे को खा लेते। मालकिन मुझे मार ही डालेगी, कि अगर मैं कुछ खली डाल दूंगा तो मालकिन मुझे मार देगी। झूरी कह रहा, चुरा कर डाल दें, उसे छिपा कर डाल दें। नौकर कह रहा, न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को ले चला। अब कि उसमें दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज़्यादा संवेदनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया, उनको मारा पीटा। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ उन्होंने दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। झूरू उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, कभी उसके हाथ भी नहीं लगाया था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे, या उनकी मार पड़ी है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला उन्हें सूखा भूसा, यानी मार भी पड़ी और मार के साथ साथ उनको खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं मिलता था। तो दोनों का बहुत अपमान हुआ, तिरस्कार हुआ। दोनों की तरफ आँख तक नहीं उठाई, नान की तरफ दोनों ने आँख तक भी नहीं उठाई, देखा भी नहीं कि क्या डाला हुआ है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी कि कोई काम नहीं करेंगे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव नहीं उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर एक खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जूता, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में पड़ी बड़ी बड़ी जो रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई के अंदर नहीं आते, लेकिन उन रस्सियों के कारण दोनों को फिर से पकड़ लिया गया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, बेकार है, इस प्रकार नहीं भाग सकते। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, तुम्हें तो बहुत मारा इसने, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी, खूब मारेगा अब की बार।
हीरा कह रहा पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे, मार तो पड़ेगी ही। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहे हैं कि मैं भी कुछ मज़ा दिखा दूं आज इनको। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। हीरा कह रहा है नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट नहीं की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता, मोती भी उसका जवाब देता, क्योंकि उसको भी गुस्सा आ रहा था। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही भूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने गए। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो खैर क्या शांत हुई, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है कि यहाँ पर कोई अच्छा व्यक्ति है जो पशुओं से प्रेम करता है, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता सी हो गई थी, अपनापन सा हो गया था। ये वो लड़की है और ये दोनों बैल हैं। ठीक है बेटा, आज अपना इतना ही रहेगा। बचा हुआ पाठ अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।